विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज भारत का राष्ट्रपति करना है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, भाग 5 में थे हम लोग, सारे आर्टिकल हमने कर दिए। आज भारत का राष्ट्रपति आसान भाषा में। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में पढ़ा ही था आपने, जब बैरक देखी थी आपने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किन्हें बोला जाता है? राष्ट्रपति को। और उनकी वाइफ जो होती है उनको बोला जाता है फर्स्ट लेडी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, पर कुछ राष्ट्रपति जो होते हैं अविवाहित होते हैं, जैसे कलाम साहब थे। ठीक है, तो वो अविवाहित थे तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो लेडी सिटीजन नहीं थी हमारे पास। इस समय जो है वो महामहिम द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? अच्छा, राज्य में किसे माना जाता है? राज्यपाल को। राज्य में कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, वो राज्यपाल को माना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार वो स्वयं या अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करते हैं। आर्टिकल 53(1). ठीक है, जब आप देखो बैरक को सामने रखना, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसके सामने क्या रखना है? बैरक। क्योंकि बड़ी से बड़ी किताब, बड़े से बड़ा राइटर जिसने भी किताब बनाई है उसने बैरक से ही क्या किया? उठाया है। बैरक क्या है? बैरक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। क्या है? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की क्या है? प्रति है, छोटी सी एक प्रति है। तो आपने क्या करना है, जैसे 52 में आपने पढ़ लिया था कि भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में पढ़ लिया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो बुक वाले ने भी जो स्टार्ट कर रखा है उसमें बोल रखा कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। यानी इसका मतलब यही है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। इसी में लिखा हुआ 53 के 1 में लिखा हुआ कि वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। कैसे करेगा? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो इसमें भी वही है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। 53(1) आर्टिकल जरूर याद होने चाहिए आपको। 53(1) में अब ये अधीनस्थ प्राधिकारी क्या होता है? मंत्री परिषद को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करता है, इसलिए अधीनस्थ पदाधिकारी। अब राष्ट्रपति की योग्यता, तो जब हम बैरक कर रहे थे तो 1 by 1 चल रहे थे हम आर्टिकल में, 52, 53, 54, 55। लेकिन जब हम बुक पढ़ेंगे तो बुक में क्या होगा? आगे पीछे होगा आर्टिकल। अब जैसे अब सीधे 58 पे आ गए हो। किस पे आ गए? कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं विहित की गई है ये पहले भी बता चुका हूं मैं। भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, है ना। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होगा। इसका जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां पर सेम है, लेकिन वहां पर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होगा। ऐसी तो पढ़ते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में हमने पढ़ना है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। ठीक है, साथ में ये भी लिखा हुआ किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, क्या लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। अब देखो भाई, ऐसा इसलिए करना पड़ा। अब आप बोलोगे लाभ का पद मतलब वेतन तो ले ही रहे, राष्ट्रपति का सबसे ऊंचा वेतन है, वो लाभ का पद नहीं है। ठीक है, आपके उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, आपके राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं वो लाभ का पद नहीं है, सांसद जो होते हैं वो लाभ का पद नहीं है। सांसद मतलब जो संघ और राज्यों के जो मंत्री हैं, मंत्रियों के पद, वो लाभ के पद नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैंने कहा एक बार समस्या उत्पन्न हो गई थी, राष्ट्रपति की डेथ हो गई, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति का कार्यभार किसने संभाला? उपराष्ट्रपति ने। अब क्या था, उस समय तक ये प्रक्रिया नहीं थी। कौन सी? ये वाली, लाभ के पद से बाहर नहीं रखा होता है। अब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। तो मैंने कहा कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाना पड़ा था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। इसको ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न हो जाए। और दूसरी चीज कि राष्ट्रपति के लिए जब इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा तो ये लोग खड़े हो सकते हैं, इन्हें अपने पद छोड़ने की जरूरत नहीं होती, बाद में छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले अगर वो सांसद हैं
तो उन्हें सांसद का पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या विधायक है तो विधायक का पद छोड़ना पड़ेगा, राज्यपाल है तो राज्यपाल का पद छोड़ना पड़ेगा। पर पहले नहीं, मैंने कहा लाभ के पद से बाहर रखा गया। इससे बड़े ऊंचे ऊंचे वेतन है, लेकिन आगे चलकर वो दिक्कत उत्पन्न ना हो। जब हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, किसी व्यक्ति को कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है राष्ट्रपति, आंसर होता कितनी ही बार। तो माना राष्ट्रपति, माना महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, अगर वो दोबारा राष्ट्रपति के लिए खड़े होंगे तो क्या पहले वहां त्याग पत्र देंगे? कुर्सी खाली नहीं रखी जाती है, चेयर खाली नहीं रखी जाती राष्ट्रपति की, ठीक है। वो इलेक्शन लड़ेंगे, अपने पद पर रहते हुए लड़ सकते हैं, फिर जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा दूसरा कार्यकाल क्या करेंगे वो। समझ में आया? तो राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, राज्यों के राज्यपाल, संघ और राज्यों के मंत्री ये लाभ के पद में नहीं माने जाते। लेकिन इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रखा है तो राष्ट्रपति के लिए नहीं चुना जा सकता, ठीक है। इवन वो टीचर है, माना गवर्नमेंट टीचर है, उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा पहले अपनी नौकरी से, तब लड़ेंगे वो इसमें इलेक्शन, ठीक है। और इलेक्शन इतना आसान नहीं होता है, पहले आसान था, अब काफी टफ बना दिया गया है। तो बताऊंगा मैं कैसे कैसे होता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। भाई ऐसे तो 35 साल अगर मैं बोलूं मेरी भी हो गई उम्र, इतना पैसा मेरे पास भी है कि मैं जमानत राशि जमा कर सकता हूँ। इसलिए राष्ट्रपति के लिए जो जमानत राशि जमा करनी पड़ती है वो 15,000 रुपए की होती है, 25,000 रुपए की होती है। एक बार नेट पे चेक कर लेना, किताबों में 15,000 लिखा हुआ है, ठीक है, 15,000 लिखा हुआ फिलहाल, और देख लेना एक बार, फिर चेक करना। इतना 15,000 रुपए हर किसी के पास है, 35 साल से ऊपर हर कोई है, लेकिन हर कोई राष्ट्रपति क्यों नहीं बन रहा? धरती पकड़ थे एक, उन्होंने सारे इलेक्शन लड़े, राष्ट्रपति का भी इलेक्शन लड़ा, संशोधन करना पड़ा इसमें, बोला गया भाई 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो भाग लेने वाले लोग हैं उनमें से 50 लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के लिए नाम देंगे कि हम इनको राष्ट्रपति क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और 50 लोग अनुसमर्थन करेंगे, क्या करेंगे, अनुमोदित करेंगे उस नाम को। इसका मतलब आपकी जान पहचान 100 लोगों से होनी चाहिए, 100 ऐसे लोग होने चाहिए जो या तो सांसद हो, यानी मेंबर ऑफ लोकसभा हो, मेंबर ऑफ राज्यसभा हो, या विधानसभाओं के क्या हो, निर्वाचित सदस्य क्या हो। दिल्ली और पुदुचेरी जेएंडके के भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी आपके अगर जान पहचान के, मतलब जो आपके समर्थक हैं कि आपको राष्ट्रपति के लिए खड़ा करना चाहते हैं, तो 50 लोग क्या लेंगे, नाम लेंगे, 50 लोग उस नाम को अनुमोदित करेंगे, बोलेंगे हम इनको राष्ट्रपति के लिए क्या करना चाहते हैं। समझ में आ गया? अपना नाम अगर अमर करना चाह रहे हो जान पहचान लगाओ, बाकी तो मैंने कहा नहीं, जीतेगा वही जिसकी एक तो केंद्र में सरकार होगी, मतलब जिनका अच्छा बहुमत होगा, और जिनके बड़े बड़े राज्यों में बहुमत होंगे, क्या होंगे, जिनकी बड़े बड़े राज्यों में सरकारें होंगी, उन्हीं का कैंडिडेट राष्ट्रपति बनेगा। क्यों? क्योंकि बड़े राज्यों के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होता है। क्या होता है? लोकसभा में जिस सरकार का क्या है, बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, बड़े बड़े राज्यों में जिस पार्टी का बहुमत है, उसी का कैंडिडेट क्या होता है, हमेशा राष्ट्रपति। पहले ही पता चल जाता है कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। समझ में आ गया? कैलकुलेशन है, बड़े बड़े राज्य ले लो, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड तो छोटा हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। अगर इन बड़े बड़े राज्यों में सरकारें हैं और वो समर्थन दे रही है, इसका मतलब राष्ट्रपति अगले कौन होंगे, उस पार्टी के, जो जिस पार्टी का सबसे ज्यादा क्या है। समझ में आ गया? तो 50 मतदाताओं द्वारा नाम प्रस्तावित किया जाता, 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 1997 से पहले 10-10 थी, क्या थी? अब इसका फायदा उठाया था एक धरती पकड़ थे, एक कौन थे, उन्होंने प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक का इलेक्शन लड़ा, प्रधान भी लड़ा, विधायक भी लड़ा, सांसद भी लड़ा, जीते नहीं वो अलग चीज है, लेकिन वो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे ऐसे तो हर कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, 10 सांसद या 10 विधायक तो आप भी अपनी जान पहचान के वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 10 विधायकों को पकड़ लो, उनको बोल लो कि यार मेरा नाम, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, 35 साल हो गई है, काम धाम कुछ है नहीं, ठीक है, और ऐसा ऐसा। तो 10 लोग तो कोई भी, 10 लोग और 20 लोग की जान पहचान नहीं हो पाएगी क्या? छोटे राज्यों में तो
हमारे यहाँ तो क्या होता है, हर फंक्शन में मिल जाते हैं विधायक लोग, बस क्या करना है, पैर छू के अपना काम निकालने के लिए विधायक जी बस नाम ले लेना हमारा। लेकिन अब संख्या 50-50 है, 50 लोग नाम लेंगे, 50 अलग लोग, वही लोग नहीं, अलग लोग समर्थन करेंगे। समझ में आया? ठीक। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है भैया। अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, जमानत राशि कहाँ जमा होती है? आरबीआई में जमा होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है। हमारे समय में क्वेश्चन पूछा गया, आरबीआई के सामने किसकी मूर्ति है? अरे भाई, तो अब तो मैंने बता दिया आपको, कुबेर की है, क्योंकि कुबेर जो होता है धन का देवता होता है। लेकिन उस जमाने में हम सोचते थे धन की देवी लक्ष्मी होती है, पहला ऑप्शन लक्ष्मी दे रखा था उन्होंने, तो लक्ष्मी नहीं तो होता, क्या होता? कुबेर, है ना, कुबेर की मूर्ति है। कहाँ है आरबीआई का मेन? मुंबई में है। मुंबई का नाम मुंबई क्यों है? मुंबा देवी का मंदिर है वहां पर, उसके नाम पर क्या है? मुंबई। ठीक है। पहले 2500 रुपए थी। राष्ट्रपति बनने के लिए बस 35 साल का होना चाहिए था, 20 लोग होने चाहिए थे पहले, 2500 रुपए जेब में होने चाहिए था। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था? 20 लोग अगर जान पहचान के हैं, 10 नाम लेने वाले 10। अब मैंने कहा अब 15,000 रुपए जेब में होने चाहिए, 35 साल की आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। आप सीधे क्या, 100 लोग आपके जान पहचान के होने चाहिए, या तो संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या विधानसभा में। ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि मैंने बता दिया 15,000। 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 याद रखना जरा। क्या याद रखना? कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन करके प्रस्तावकों व अनुमोदकों, प्रस्तावक वो होते हैं जो नाम का प्रस्ताव रखते हैं, अनुमोदक वो होते हैं जो ओके करते हैं। क्या करते हैं? ओके की हाँ हम सहमत हैं। अनुमोदकों की संख्या तथा जमानत की राशि को इसलिए बढ़ा दिया गया जिससे कि ऐसे उम्मीदवार को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते। ये इशारा किसकी तरफ है? धरती पकड़ की तरफ है। गंभीरता से कौन इलेक्शन नहीं लड़ते थे? धरती पकड़। और नहीं लड़ते थे, नाम था उनका धरती पकड़, उपनाम था उनका धरती पकड़। ठीक है। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न होने पर उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। थोड़ा इसको ध्यान में रखना, ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि भाई कुल वैध मतों का कितना? 1/6। वैध मत वो होते हैं, पहले दरअसल क्या होता था कि बैलेट पर होता था, कि अभी भी मेरे ख्याल से हो सकता है बैलेट पे ही होता हो राष्ट्रपति का। तो वैध मत वो होते हैं, या आप भी इलेक्शन, जब आप तो छोटे हो, हम लोग जब पहले इलेक्शन देते थे तो पहले एक कागज मिलता था, उसमें चुनाव चिन्ह होते थे। क्या होते थे? मोहर लगानी होती थी। तो कई बार क्या होता था कि डर नहीं होते, बड़े लोग जो बुजुर्ग लोग डर जाते थे वहां पर, क्योंकि बाहर से लगे रहते थे, कोई कमल, कोई हाथ, कोई कुछ, अंदर जाके डर गए। उन्होंने क्या किया, लाइन के बीच में क्या कर दी मोहर, तो वो इनवैलिड हो गया। वोट क्या हो गया? वैलिड वो होगा जो बीच में, जहां पर खाना बना हुआ है, जहां पर चुनाव चिन्ह है, जैसे माना लोकसभा का चुनाव बोल रहा हूं मैं, बीच में लगाना पड़ता था वो मोहर। क्या लगानी पड़ती थी? अगर आपने दो के बीच में आपने कहा यार थोड़ा थोड़ा दोनों को दे देता हूं, तो फिर वो इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है? प्रायोरिटी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? प्रायोरिटी देनी पड़ती है। आप 4 लोग इलेक्शन में खड़े हुए, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें दी, सेकंड इन्हें दी, थर्ड इन्हें दी, फोर्थ इन्हें दी। क्या दी? 4 लोग, माना 4 कैंडिडेट खड़े हुए, अब पता चला आपने इन्हें भी पहली दे दी, इन्हें भी पहली दे दी, आपने नाराज ना हो, पहली 1-1 तो इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? वहां पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फिर राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने के लिए कोटा प्राप्त करना पड़ता है, वो बताऊंगा अभी फॉर्मूला में। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि दूसरे चरण की गिनती होती है, क्योंकि 4 लोग हैं, नहीं मिल पाया, वो जो कोटा होता है राष्ट्रपति का वो नहीं मिल पाया, तो जो 4th प्रायोरिटी वाले को बाहर कर देते हैं। 4th प्रायोरिटी वाला क्या होगा? फिर 3 में काउंटिंग होती है। फिर भी कोटा नहीं मिला तो फिर 2 में काउंटिंग होती है, तो कोटा मिल ही जाता है। क्या हो जाता है? एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है राष्ट्रपति पद के लिए। आपने 1/6 याद रखना है। क्या याद रखना है? आपके जो क्वेश्चन बनेगा, कुल वैध मतों का 1/6 भाग, कुल वैध मतों का 1/6 भाग। इसीलिए ईवीएम लाई गई। क्या लाई गई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसीलिए लाई गई है, क्योंकि आधे से अधिक वोट इसलिए इनवैलिड हो जाते थे, बीच में मोहर लगा दी। ईवीएम में ऐसा नहीं, एक ही बटन दबेगा, क्या होगा?
एक ही बटन दबेगा। और वैसे लोकतंत्र में बड़े षड्यंत्र भी रचे जाते हैं, बड़े बुजुर्गों को डराया जाता है कि पहला जो बटन है माना, क्योंकि पहला बटन उसका होता है, सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है अधिकतर उसको मिलता है पहला नंबर। क्या मिलता है? अब सत्ता परिवर्तन करना, तो कई लोग क्या करते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं वो कम शिक्षित लोगों को बोलते हैं पहले वाले में करंट आ रहा है। क्या आ रहा है? पहले वाले बटन पे हाथ मत लगाना। ऐसे ऐसे षड्यंत्र भी रचे जाते हैं, ठीक है? उन षड्यंत्रों में मत फंस जाना। जो जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं, जिस कैंडिडेट को आप देना चाहते हैं, उसके सामने आपने क्या करना है, ईवीएम पर। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा हम लोगों ने देखा है, विरोध भी किया है। चलो, और प्रधान के चुनाव में तो ऐसे ऐसे झांसे दिए जाते हैं कि अगर किसी का एक जोड़ी गाय बैल है चुनाव चिन्ह, तो बुजुर्गों को बोला जाता है देखो गाय और बैल, गाय माता है, बैल आपके हल जोतते हैं, सब काम वही आने, उन्होंने ही काम आना है, इसलिए गाय बैल को ही देना। क्या एक जोड़ी बैल को ही वोट देना प्रधान के इलेक्शन में, और बुजुर्ग लोग झांसे में आ जाते हैं। ये पता है? नहीं पता? ऐसा होता था पहले। चलो, पंचायतों का चुनाव भी ईवीएम पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? ईवीएम पर होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा भाई। क्या नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति भी बने हुए विधायक भी हैं, उत्तराखंड में किसी है ना जगह के विधायक भी, ऐसा नहीं होगा। विधायक अगर होंगे तो जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो यहाँ त्याग पत्र देना पड़े। ऐसा भी नहीं होगा कि राष्ट्रपति भी है साथ में सांसद भी है, ऐसा भी नहीं होगा। अगर वो पहले सांसद हैं, उस सांसद रहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ा है, तो राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने से पहले उन्हें सांसदी क्या करनी पड़ेगी? अपनी छोड़नी पड़ेगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा। भाई इतना ही तो लिखा हुआ यार, 59 में लिखा हो कि राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि निर्वाचन से पूर्व वह इसका सदस्य है तो पद ग्रहण करने की तारीख से या तिथि से, तारीख नहीं लिखना है तो तिथि से, उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। आर्टिकल 59 में लिखा हुआ। अब आपको आसान लग रहा होगा बैरक पढ़ने के बाद, अब आपको आसान लगेगा। अगर सीधे जंप मारते किसमें, बुक में, तो कठिन लगता। अब आपको पता है बैरक आपने बगल में रखी हुई है। आर्टिकल 57 में कहा गया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य है। मैंने कहा यहां से क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? आंसर कितनी ही बार। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में तो सिर्फ 2 बार हो सकता है, 4 साल का कार्यकाल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, सिर्फ 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे वहां ट्रम्प तैयारी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प, है ना, दोबारा कि मैं अब एक कार्यकाल क्या करूंगा और करूंगा। भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 2 कार्यकाल रहे, जो पहले राष्ट्रपति थे, अजात शत्रु, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके 2 कार्यकाल रहे। तब से प्रथा है कि एक एक बार चल रहे हैं सब लोग। क्या चल रहे हैं? एक बार। बल्कि कलाम जी के लिए बोला जा रहा था कि दोबारा क्या करते हैं, इनको राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन तब तक क्या हो गया, यूपीए की सरकार आ गई, तो फिर चलो जी। फिर किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस प्रश्न पर संविधान मौन है। क्या है? वैसे संविधान मौन है, इसलिए आंसर होगा कितनी ही बार। संविधान क्या है? मौन है, तो आपने आंसर देना कितनी ही बार। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं 2 बार, यानी 1952 से 52 और 57 सॉरी, एक बार 52 में चुने गए वो, एक बार 57 में चुने गए। ठीक है। इस पद पर चुने गए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। मैंने कहा 2 बार चुने जाने की प्रथा कहां से शुरू हुई? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। जब क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। कब से कब तक चला? 14 से 18 तक चला। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा था? यूएसए कमा रहा था। क्या कर रहा था? यूएसए यूरोप से पूछ रहा था आपको क्या चाहिए। यूरोप कह रहा था हमें ये चाहिए, हमें सैनिकों के लिए जूते चाहिए, हमें ये मशीन गन चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। अमेरिका प्रोडक्शन कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रोडक्शन करते 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 अमेरिका समृद्ध हो गया। यूरोप का सारा सोना अमेरिका आ गया, है ना। कर्जदार देश, कर्जदार बन गया यूरोप। किसका? यूएसए का। ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स खुल गई बहुत सारी। वर्ल्ड वॉर कब खत्म हो गया भाई? 18 में। प्रोडक्शन चलता रहा।
अब जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन होता है। उस कंस्ट्रक्शन का भी जो सप्लाई की वो किसने की? यूएसए ने की। क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए जी। कौन सा पोर्टलैंड सीमेंट चाहिए? चलो जी, हो रहा है, सरिया सीमेंट सब जा रहा है कहाँ? यूरोप में। एक स्टेज आई सैचुरेशन, जिसको बोलते हैं संतृप्त अवस्था, यूरोप में। फिर दोबारा यूरोप क्या हो गया? बस गया। यूरोप क्या हो गया? फिर दोबारा बस गया। प्रोडक्शन होता रहा, ओवर प्रोडक्शन होने लग गया कहाँ? अमेरिका में। अब 1929 के आसपास क्या हुआ? बिका ही नहीं माल, डंप हो गया। क्योंकि यूरोप खरीद रहा था, जब सैचुरेशन आ जाता तो फिर क्यों खरीदेगा? सड़कें बन गई, बिल्डिंग बन गई, सब बन गया, सब चीजें वापस हो गई, अब क्यों खरीदेगा कोई उसका सामान अमेरिका का? तो क्या हो गया? प्रोडक्शन यूनिट्स क्या हो गई? बर्बाद होनी शुरू हुई। मंदी शुरू हुई अमेरिका से। क्या हुई? तीसा की महान मंदी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तीसा की महान मंदी। उस मंदी से उबरने के लिए, अच्छा, जब अमेरिका में मंदी आती तो पूरी विश्व को चपेट में लेता है, क्योंकि आपको पता है पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की डॉलर पर घूमती है। किस पर घूमती है ना? उसी के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि अब भैया हमारा रुपया भी क्या होना चाहिए? ग्लोबल होना चाहिए। डॉलर ही क्यों, हम तो जो पेमेंट करेंगे वो रुपये में करेंगे, अब आप भी हमें रुपये में करो। ठीक है? तो उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति था, वो 4 बार चुनाव जीता, 16 साल तक रहा वो राष्ट्रपति। तब संशोधन करना पड़ा वहां पर, तो परंपरा ये बन गई कि 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनता अमेरिका में। क्लियर हो गया? ठीक है। तो तीसा की महान मंदी कब आई? 1929 करना। क्या करना? और क्यों हुई? ओवर प्रोडक्शन की वजह से। क्या हुई? मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ लेकिन वो माल बिका नहीं। क्यों नहीं बिका? क्योंकि यूरोप में हो गया था, विकसित हो चुका था यूरोप। चलो जी, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल वही इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। क्या होगा? एक निर्वाचक मंडल होगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? अब देखो, उसको अलग अलग भी बोल सकते हैं और एक करके भी बोल सकते हैं। आपने बोलना है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्या बोल सकते हैं? अच्छा, मैं बार बार निर्वाचित बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे आर्टिकल 331 से। इससे 331 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। 331, 333, ये 2 आर्टिकल याद रखना है आपने। 331 से क्या होता था कि जब भी लोकसभा का, नई लोकसभा इलेक्शन होता था, अगर उसमें एंग्लो इंडियन जीत के नहीं आया तो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करता था कौन? राष्ट्रपति। वो प्रथा हो गई खत्म, क्योंकि एंग्लो इंडियन की संख्या 1000 भी नहीं है पूरे देश में। और 333 में बोला गया था कि भाई हर राज्य में जब इलेक्शन होंगे, अगर एंग्लो इंडियन जीत कर नहीं आया है, एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करेगा कौन? राज्यपाल। इसका मतलब भाई 28 राज्यों में 28 एंग्लो इंडियन बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं? 28 एंग्लो इंडियन बैठ रहे हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं? 2 बैठते थे, मतलब है नहीं थे। वो प्रथा क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो इसलिए बोला जाता था कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। क्या बोलते थे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा इसलिए बोलते थे क्योंकि इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा में, मैंने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर भी बैठते हैं राज्यसभा में, वो नहीं भाग लेते। 12 लोग नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। कहां पर? राज्यसभा में, जो प्रथा हमने आयरलैंड के संविधान से ली। कहां से ली? और वो जो 12 लोग होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में लब्ध, प्रतिष्ठित या ख्याति लब्ध होते हैं व्यक्ति। क्या होते हैं? चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो जया बच्चन हो, जया भादुड़ी बच्चन हो, चाहे वो कौन हो, जावेद अख्तर हो, चाहे वो कौन हो, किसी जमाने में वैज्ञानिक थे मेघनाथ शाह, वो हो। इन लोगों को नॉमिनेट किया जाता, क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ते वैज्ञानिक, कलाकार इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। आजकल तो लड़ते हैं, पर पहले ये माना जाता कि नहीं लड़ते हैं, तो इसलिए उनको नॉमिनेट करके क्या किया जाता है? लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? और किस आर्टिकल से भेजा जाता है? किस आर्टिकल से भेजा जाता है? कहां पे लिखा हुआ है ऐसा कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में ख्याति लब्ध 12 व्यक्तियों का मनोनयन करेगा राष्ट्रपति? अगर जब आप पढ़ते हैं ना, क्या 80 आर्टिकल, 80वां आर्टिकल पढ़ते हो आप? राज्यसभा की संरचना पढ़ते हो?
80 के 3 में लिखा हुआ है ऐसा। 80 के, देखो भैया 3 आर्टिकल याद कर लो, सुनो इधर सुनो। 79, 80, 81। 79 में लिखा हुआ संसद का गठन, क्या लिखा हुआ? 80 में लिखा हुआ राज्यसभा की संरचना, और 81 में लिखा हुआ लोकसभा की संरचना। तो राज्यसभा जब भी आएगी संरचना वो 80 में है। 80 के 3 में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से। समझ में आ गया? ये लोग भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन। कौन? 12 लोग। वो भी भाग नहीं लेते थे एंग्लो इंडियन। हालांकि अब एंग्लो इंडियन है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है अब की एंग्लो इंडियन। ठीक है, यानी 331, 333 आर्टिकल खत्म हो चुका है। अब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा लेते हैं। 12 लोग साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा वाले भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा इसमें और कौन होता है निर्वाचक मंडल में? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भाई 28 राज्य हैं हमारे, वहां विधानसभाएं हैं, वहां के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। वो 333 आर्टिकल खत्म हो चुका है। एक एक एंग्लो इंडियन जो बैठता था वो भाग पहले भी नहीं लेता था। इतना समझ में आ गया क्यों नहीं लेता था? क्यों नहीं लेता था? यार मैं राष्ट्रपति हूं, मैंने आपको, आप एंग्लो इंडियन हो, सुनो, आपको मैंने लोकसभा भेज दिया, मैं दोबारा इलेक्शन में खड़ा हुआ, आप मुझे वोट नहीं करोगे? मुझे करोगे। या मैं राष्ट्रपति हूं, आप साहित्य में बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हालांकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, पीछे से मंत्री परिषद बताती है कि भाई इस व्यक्ति को क्या करना है, अमुक व्यक्ति को साहित्यकार के रूप में राज्यसभा में बिठाना है। मैंने इनको बिठा दिया, मैं दोबारा इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो फिर तो ये 12 वोट तो पक्के हो गए ना मेरे। इसलिए उनको मना किया गया था कि नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? समझ में आ गया? तो मैंने कहा कौन कौन भाग ले रहे हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। समझ में आ गया? ठीक है, अब और कौन भाग लेते हैं? 1992 से पहले यही चलता था, इतने लोग भाग लेते थे। 1992 में एक 70वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? ये याद करना आपने। 70वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें बोला गया कि भैया अब नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पुदुचेरी, यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे और राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में भाग लेंगे। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये 2 और जुड़ गए, किसमें? निर्वाचक मंडल में। ठीक है, बाद में आपको पता ही है जम्मू कश्मीर, अभी हालांकि वहां इलेक्शन हुए नहीं है, पर बोला गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या करेंगे? भाग लेंगे। क्या करेंगे? भाग लेंगे। यूनियन टेरिटरी है, विधानसभा है वहां। समझ में आ रहा है? तो भाई अब हमने पढ़ा कौन कौन भाग लेते हैं। अब मैं बोलूं अगर कौन भाग नहीं लेते हैं, तो एक तो नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, 331 वाले भाग नहीं लेते थे, 333 वाले भाग नहीं लेते थे, 80 के 3 में राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड लोग होते थे, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, वो भाग नहीं लेते थे, और विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते थे, ना अभी लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जिन राज्यों में है, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। जैसे हमारे उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा है ना, यूनिकैमरल बोलते हैं उसको, माने एक सदनीय व्यवस्था है हमारे यहाँ। बड़े राज्यों में विधान परिषदें होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, पर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे, बिहार की विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे, जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी कभी, वो भी भाग नहीं लेते थे। आपका महाराष्ट्र में विधान परिषद है, और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, कर्नाटका में विधान परिषद, वो लोग भाग नहीं लेते। समझ में आ गया? जबकि उच्च सदन होता है राज्य का, विधान परिषद, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते हैं, उनको कौन भेजते हैं? विधानसभा के, सॉरी वो बताऊंगा मैं विधान परिषद में कहां से जाते हैं। विधान परिषद में कैसे जाते हैं, उसमें नंबर याद करना पड़ता है, 1/12, 1/12, 1/6 ऐसे करके याद करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं वहां पे बताऊंगा। ठीक है, अब भाई राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो, तथा दिल्ली
एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, नहीं किया गया है। समझ में आ गया? अच्छा, विधान परिषदों में भी होते हैं मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा में मनोनीत होते हैं ना राष्ट्रपति के द्वारा, वैसे राज्यों की जो विधान परिषदें होती है वहां पर भी होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, सुन लो, राष्ट्रपति 83 में 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। कितने लोगों को? 12 लोगों को, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, ऐसे ही राज्यपाल क्या करता है, एक पर्टिकुलर उसमें एक पर्टिकुलर संख्या जो होती है वो विधान परिषद में नॉमिनेट करता है। वो लोग भी साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं। एक क्षेत्र और होता है, यूपीएससी ने वो क्षेत्र पूछा कि राज्यपाल एक और क्षेत्र से विधान परिषद में नॉमिनेट करता है, उसको बोलते हैं सहकारिता। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। वहां पर एक शब्द और पढ़ना है आपने, जब हम छठा पार्ट पढ़ रहे होंगे ना राज्य, तो वहां पर पढ़ेंगे हम कि राज्यपाल विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में ख्याति लब्ध और लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को क्या करता है, मनोनीत करता है। कितने करता है वो मैं विधान परिषद में बताऊंगा आपको, वहां पर जब विधान परिषद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी आगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष, आप खुद पता है, क्या आप राष्ट्रपति को वोट करते हो? नहीं करते हो। राष्ट्रपति को कौन वोट कर रहा है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। किसने चुना? किसने चुना? लोकसभा के लोगों को हमने चुना, डायरेक्ट वोट किया हमने। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा वालों को किसने चुना? राज्य की विधानसभाओं ने चुना, हमने नहीं चुना। हमने विधानसभा वालों को चुना। एमएलए जिनको बोलते हैं, एमएलए जो है लोग हैं, उन्होंने किसको भेजा? एक कैंडिडेट, मतलब जैसे उत्तराखंड से 3 लोगों को राज्यसभा में बिठा दिया, तो उत्तराखंड की विधानसभा से चुनकर वो कहां गए? राज्यसभा में बैठे। ऐसे हर राज्य की विधानसभाओं ने क्या किया होगा? राज्यसभा में बिठाया। वो इलेक्टेड, वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। मतलब हमने विधानसभा वालों को चुना, एमएलए, और एमएलए ने क्या किया? मेंबर ऑफ राज्यसभा को क्या किया? चुना। समझ में आ गया? तो जहां जहां पर हम डायरेक्ट वोट करते हैं किसी के लिए, तो हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन है। क्या है? जहां पर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी को आगे भेजते हैं, तो वहां पर हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। जैसे भाई अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हमने वोट करना है डायरेक्ट। कभी विधानसभा का चुनाव होता है, एमएलए जब चुनते हैं तो हम चुनते हैं डायरेक्ट। प्रधान कौन चुनता है? हम चुनते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के वार्ड मेंबर हम चुनते हैं। तो जिन जिनको हम चुन रहे हैं वो हो गया प्रत्यक्ष, और जिनको हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुन रहे हैं आगे, उनको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट, है ना? तो पहला तो यही याद करना आपने, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। क्या दी गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दी गई है। किसमें दी गई है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दी गई है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब ये याद रखना, क्या याद करना है? राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होगा। अब यहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आधे से अधिक बच्चे यहीं पे हाथ पैर छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार क्या है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, क्या है? आपने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना। बाय मीन प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्या? बाय मीन प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो पहले, सबसे पहले याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होगा। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। क्या होगा? गुप्त होगा। अब आप बोलेंगे यार गुप्त होगा मतलब? खुला मतदान किसको बोलते हैं? गुप्त मतदान किसको बोलते हैं? गुप्त मतदान उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है?
छुपाकर मतदान किया जाता है। खुला मतदान उसको बोलते हैं जहां पर खुल के बोला जाता है कि हम इसको भेज रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान द्वारा होता है। क्या होता है? हालांकि पार्टी पहले ही व्हिप जारी कर देती है। व्हिप समझते हो? पहले ही अनुशासन बना, मतलब समझा देती है कि भैया एक तो जिस दिन राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा सब लोग क्या होंगे, क्या होंगे, उपस्थित रहेंगे। क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे। और वोट ऐसे ऐसे करना है क्योंकि हमारा कैंडिडेट ये है। समझ में आ गया? ठीक है। खुला मतदान किसको बोलते हैं? खुला मतदान जैसे अब आप देख रहे होंगे, अभी आजकल प्रक्रिया देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में राज्यसभा में भेजे जा रहे हैं, कुछ लोग भेजे जा रहे हैं, 3 लोग भेजे जाते हैं यहाँ से। तो जब यहाँ से राज्यसभा में भेजे जाएंगे ना, तो क्या होगा कि वो मतदान खुला होगा। क्यों होगा बताओ? ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा कि राज्य की विधानसभाएं क्या करती हैं, राज्यसभा में भेजती हैं। पार्टी सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के माना बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इधर कांग्रेस बैठी हुई है, अन्य पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। बीजेपी के जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं में से मैंने आपका नाम बोल दिया कि आप अब राज्यसभा में जाओगे। कहाँ जाओगे? राज्यसभा में जाओगे। अब आप ही के पार्टी के लोग, कई बार क्या होता है कि आपस में क्या होता है, अंतर्विरोध होते हैं। क्या होते हैं? और क्यों, अगर हम मतदान गुप्त रखेंगे तो हमने माना मतदान कराया तो भाई कांग्रेस वाले तो जो दूसरी पार्टी होगी वो नहीं आपको कभी मतदान करेगी। पर हो सकता है कि आपके साथ के लोग क्या कर दें कि बड़ा आया राज्यसभा में जाने वाला है ना, इसने तो, मैं तो इससे सीनियर हूं, कोई बोल सकता है ऐसे कैसे जाएगा ये राज्यसभा में। इसलिए खुला मतदान किया गया। वहां पे क्या किया गया? खुले मतदान की प्रणाली चलानी पड़ी। कहां? विधान सभा से राज्यसभा में भेजने की। इतना समझ में आ गया? लेकिन यहां पर अभी भी क्या है, मतदान कैसा होगा? गुप्त होगा। ठीक है। तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। अतः राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांतों को अपनाया जाता है। मेंस का क्वेश्चन है, क्या है? अब जो मैं आगे बताने वाला हूं, प्री का तो है ही, प्री में भी समझ लो और साथ में मेंस के लिए भी समझ लो। जो ये लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। एक रूपता कैसे रखेंगे? फॉर्मूला बनाना पड़ा। क्या करना पड़ा? फॉर्मूला बनाना पड़ा। राज्य बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, तो वहां के विधायक का मत मूल्य यार ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। हम छोटा स्टेट है, हमारे विधायक का मत मूल्य क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। वो किससे निकलेगा? वो फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूले में जनसंख्या का बड़ा रोल होता है। क्या होता है? फिर दूसरी चीज ये होगी कि 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभाओं के जितने भी एमएलए होंगे, क्या होंगे? जितने भी एमएलए होंगे, तो हम क्या करेंगे, हर राज्य के जितने एमएलए हैं, जैसे हमारे यहाँ 70 एमएलए हैं, कितने? 70 गुना हमारा जो मत मूल्य है, मत मूल्य निकलेगा ना फॉर्मूले से, बराबर कर देंगे उसको एक्स। उत्तर प्रदेश का करेंगे, उत्तर प्रदेश का 403 गुना मत मूल्य बराबर वाई। ऐसे करके हिमाचल, उनके सदस्य संख्या जितनी है गुणा मत मूल्य बराबर इतना। दिल्ली 70 है, वहां पर भी 70 गुना मत मूल्य बराबर इतना। ऐसे करके सबको जोड़ेंगे हम। क्या करेंगे? बाद में जोड़ेंगे। मत मूल्य जो को गुणा करने के बाद जो उसका वो पूरा वो निकला, उन सबको जोड़ेंगे। माना वो क्या निकला, अब क्या लूं मैं उसमें, 5 ले लेता हूं। माना जो टोटल निकला वो कितना निकला? 5। इधर हम सांसदों के मत मूल्य को जोड़ेंगे। सांसदों का मत मूल्य एक जैसा होता है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, क्योंकि फॉर्मूला एक ही लगता है, चाहे वो लोकसभा वाला हो चाहे राज्यसभा वाला हो। उन सब सांसदों को गुणा, मतलब संख्या गुणा मत मूल्य बराबर वो भी निकलेगा लगभग लगभग 5। ये दोनों क्या निकलेंगे? 5। क्या निकलेंगे? 5। समझ रहे हो? ग्रीक वर्ड होता है, मैथ्स फिजिक्स में यूज करते हैं। अब मैं क्या करूं, एक्स वाई जेड तो कर लिया मैंने पहले, अल्फा ले लेते हैं। चलो, अगर ये अल्फा अल्फा है तो ये भी अल्फा निकलेगा, लगभग लगभग बोल रहा हूं, ठीक है। उसकी मैं टेबल अगर कहीं मिल जाती है मेरे को तो मैं आपको टेबल दे दूंगा कैसे कैसे करते हैं, पर अभी समझने का प्रयास करो। अब जो आगे आ रहा है समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत, ये इसी चीज पर निर्भर है,
ठीक है। और एकल संक्रमण मत सिद्धांत, ये दो सिद्धांतों को समझ लीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन होता है, इसको बार बार याद, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार लिखते रहिए, उसको समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। सुन लिया भाई। इसके अनुसार, सुनो बातें नहीं, इसके अनुसार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मत मूल्य के मापन में एक रूपता तथा विभिन्न राज्यों और संघ के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? समतुल्यता रखी जाएगी। इसका धीरे धीरे पढ़ना है। इसके अनुसार यानी क्या पढ़ रहे हैं हम? समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। समरूपता, समरूपता मतलब एक रूप जो है वो कैसा है? सम है, एक जैसा रूप। समतुल्यता मतलब जब तुलना करेंगे तो भी क्या, लगभग लगभग तुलना करने पर भी क्या होगा? एक जैसा ही आएगा। पहले उसके अर्थ को समझो, अब उसको आगे बढ़ो। इसके अनुसार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मत मूल्य के मापन में एक रूपता, क्या, तथा विभिन्न राज्यों और संघ के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? समतुल्यता रखी जाएगी। सभी राज्य, दूसरे शब्दों में ऐसा ही बोल सकते हैं, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य के निर्धारण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या की जाएगी? एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के समतुल्य अर्थात समान होगा। मैंने आपको बता दिया, एक बार और समझ लो। समझ में आ गया सभी के? किसी की समझ में ना आया हो? मैंने कहा एक तो फॉर्मूला याद कर लो भाई, कि अगर विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालना है, हमने क्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे हमारे उत्तराखंड की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। अब यार हमारे जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ समथिंग है। कितनी है? तो हमने ऊपर लिख दिया 1 करोड़। कितनी है भाई जनसंख्या उत्तराखंड की? 1008, 1008, 62, 92 पक्का कि 93? नहीं, पहले 93 आया था, फिर 92 हुआ, बाद में कुछ ऐसा हुआ था। उत्तराखंड की जनसंख्या देखो कितनी है। तो जैसे उत्तराखंड की जनसंख्या लिख दी हमने ऊपर। उत्तराखंड के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 70। कितनी है? अरे 1008, 62, 92 नहीं है? जनसंख्या कितनी है हमारी? 62, 92 है ना। मैंने कहा जब सेंसस आया था ना, जब नई नई किताबें आई थी तब, अब आप लोग तो उस समय 6ठी 7वीं में रहे होंगे, जब 2011 में जब जनगणना आई तो पहले 62, 93 लिखा उन्होंने, फिर 62, 92 किया उन्होंने, बाद में संशोधित, क्योंकि संशोधित अनुमान आते हैं जनसंख्या के। ठीक है, अब सुनो भाई, हमने ऊपर लिख दिया 1008, 62, 92 और नीचे लिख दिया हमने 70 और गुणा, बीच में गुणा 1/1000, गुणा 1/1000 और बराबर करके क्या निकाल दिया हमने? मत मूल्य। क्या निकाल दिया? तो क्या ये मत मूल्य सही निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये तो 2011 की जनगणना है। राष्ट्रपति के इलेक्शन 2011 की जनगणना पे नहीं होता है, किस पर होता है? हाँ जी, 1971 की जनगणना पे होता है। किस पर होता है? यानी 1971 में। अब आप बोलोगे यार 1971 में तो उत्तराखंड था ही नहीं, ये तो 9 नवंबर 2000 को बना। तो भाई लोग तो रहे होंगे ना, उत्तर प्रदेश में रहे होंगे हम, तो इस क्षेत्र की जनसंख्या रही होगी ना कुछ, तो उसी जनसंख्या को माना जाता है आज भी। किसको? 1971 की जनगणना के आधार पर क्या होता है। इसीलिए मैंने पहले गलत बताया आपको कि 2011 में इतनी थी। अधिकतर बच्चे वही करेंगे, मत मूल्य निकालेंगे, नहीं निकलेगा। आपने 1971 में उत्तराखंड की इन सीमाओं में, भौगोलिक सीमाओं के भीतर जितने लोग रहते थे, जो जनगणना थी, उसको रखेंगे ऊपर। क्या रखेंगे? उसको ऊपर रखेंगे, बटे नीचे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। क्या रखेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वर्तमान वाले रखने पड़ेंगे, गुणा 1/1000, गुणा 1/, तब हमारे एक विधायक का मत मूल्य निकलेगा। किसका? समझ में आ गया? उत्तर प्रदेश, अब सुनो, वो निकला माना x, कितना निकला? x निकला। कितना निकला?
उत्तर प्रदेश 1971 की जनगणना में जितने उत्तर प्रदेश के अंदर लोग रहे होंगे, अब ऐसा मत कर देना आपकी जी वहां 25 करोड़ लोग रहते, 25 करोड़ नहीं, 1971 में जितने लोग थे बटे जितने वहां पर क्या है विधायक हैं बटे विधायक गुणा 1/1000 बराबर निकल गया वाई। सबसे ज्यादा मत मूल्य जो होता है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विधायक का होता है। किसका होता है? विधायक का। क्यों? जनसंख्या ज्यादा है। क्या है? सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, छोटे छोटे जो राज्य हो गए उनके विधायक का मत मूल्य क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? कई बार तो ऐसा होता है कि सिक्किम के सारे विधायकों का जो मत मूल्य गुणा करके जब हम निकालते हैं वो उत्तर प्रदेश के 1 या 2 विधायक के बराबर होता है। कितना होता है? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम है वहां पर सिक्किम में। क्लियर हो गया? उन सबको जोड़ना है, उन सबको जोड़ के मैंने कहा अल्फा आ गया। क्या आ गया? क्लियर हो गया? बोर्ड की जरूरत है नहीं है? हवा में समझ रहे हो ना? ठीक, समझना भी चाहिए, अपने मस्तिष्क को क्या करना चाहिए। अब इधर मैंने एक फॉर्मूला और लगाया, सुनो। संसद के एक सदस्य के एक सांसद का मत मूल्य बराबर, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। उसमें मैंने फॉर्मूला लगाया सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग कितना निकला था भाई? अल्फा। कितना निकला था? तो अल्फा रखना है आपने ऊपर, अल्फा नहीं रखना है, डिजिट्स होंगी। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि माना वो अल्फा निकला तो अल्फा रखा हमने अपॉन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या। बस इतना ही फॉर्मूला रखना है। अब संसद के दोनों सदनों के सदस्य की संख्या कितनी होती है भाई? लिखा हुआ है लोकसभा में कि 552 बैठ सकते थे, लेकिन बैठते कितने थे? 545 और 543 बैठते थे। कितने बैठते थे? तो मैं 543 लेके चल रहा हूं। कितना लेके चल रहा हूं? 543 लेके चल रहा हूं। अगर मैं दो एंग्लो इंडियन को हटा देता हूं, क्या कर देता हूं? राज्यसभा में बोल रखा कि 250 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते कितने थे? 245। कितने? तो अब 245 और 543 को जोड़ो, या 545 या 245 को जोड़ो, कितना होगा? वो अपॉन में आएगा। तो क्या आएगा? और बराबर एक सांसद का मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य। बोलो क्या बोल रहे हैं? 12 नॉमिनेटेड मेंबर, 200। हाँ ठीक, नॉमिनेटेड मेंबर। तो चलो सांसद का मत मूल्य निकल गया। अब सांसद, टोटल सांसद गुणा मत मूल्य बराबर क्या किया हमने? वो भी कितना निकला? अल्फा निकला। कितना निकला? अल्फा ही निकलेगा लगभग लगभग। किसके अप्रोक्सीमेट निकलेगा? इसी को बोल रहे भाई हम समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। क्या बोल रहे हैं? समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। ठीक है, अच्छा जी। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विधानसभा सदस्यों तथा सांसद सदस्यों के मत मूल्य की गणना ऐसे ऐसे की जाती है जैसे मैंने बताई अभी। एक फॉर्मूला मैंने विधायक के मत मूल्य का बताया, एक फॉर्मूला मैंने आपको संसद के सांसद का बताया कि संसद का जो सांसद होगा उसका मत मूल्य कितना होगा। एक चीज और याद रखनी है आपने, 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है अभिनिश्चित जनसंख्या। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 55 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। आपने 84वां संविधान संशोधन भी याद करना है। कब? 2001 में, क्योंकि वो ना खत्म हो रहा था वहां पर। कब? पहले वाला जो संशोधन था उसे बोला गया था 2001 तक यही प्रक्रिया चलेगी। 2001 में फिर 84वां संविधान संशोधन किया, फिर बोला यार 2026 तक यही प्रक्रिया चलेगी। 1971 की जनगणना को ही क्या माना जाएगा? आधार माना जाएगा। 2026 के बाद, 24 आ गया 2 साल बाद, है ना, 26 के बाद जनगणना के जो सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे
उसके आधार पर हो सकता है ये बेस ईयर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तब हम 1971 नहीं पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ा रहा हूँगा, लेकिन आप लोग तब तक यहाँ पे मत दिखना आप मुझे, उसके बाद लबासना में दिखना मुझे। हाँ, समझ में आया? तो 1971 की जगह कुछ और पढ़ाना पड़ेगा मुझे 2 साल बाद, 2-3 साल बाद, जो भी होगा। ठीक है, चलो जी। तो 84वां संविधान संशोधन याद रहेगा, 2026 तक यही प्रक्रिया रहेगी, ये याद रहेगा। ठीक है, अब भाई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, क्या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमण सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तो यार मैंने बोला वरीयता देनी पड़ती है यहाँ, क्या देनी पड़ती है? वरीयता। 4 लोग खड़े हुए, वरीयता देनी पड़ेगी। जैसे आप 4 लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन में, तो पहली वरीयता, दूसरी, तीसरी, चौथी, समझ में आ गया? यहाँ पर वरीयता मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि चुनाव चिन्ह कमल या कमल चुनाव चिन्ह हाथ, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, वरीयता नाम होंगे, उनके आगे 1 लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी, सेकंड प्रायोरिटी इनको, थर्ड प्रायोरिटी इनको, फोर्थ प्रायोरिटी इनको। देखो जब 2 होते हैं तो काम आसान हो जाता है, जब ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि कोटा नहीं मिलता राष्ट्रपति को, तो चौथे वाले को बाहर करना पड़ता है, फोर्थ प्रायोरिटी वाले को बाहर। 3 में काउंटिंग होती है, उसमें भी अगर कोटा नहीं मिलता तो 3 को तीसरे वाले को बाहर। अब 2 में क्या होता है, तो कोटा मिल ही जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, वो कोटा सिस्टम क्या है वो बता दूंगा मैं आपको। तो इसको पढ़ लेते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है, क्या है, 1 से अधिक है, तो प्रत्येक मतदाता उसे मत वरीयता क्रम में देगा जितने प्रत्याशी हैं, क्या, जितने प्रत्याशी वरीयता देगा, वरीयता क्रम में देगा कि मैं पहली प्रायोरिटी किसको देता हूं। अर्थात प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपना मत वरीयता क्रम के अनुसार देगा। यथा यदि कुल 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतदाता तीनों प्रत्याशियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय वरीयता क्रम में अनुसार अपना क्या करेगा, मत देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब होती है जी मतगणना। मतगणना यानी काउंटिंग होती है, राष्ट्रपति की भी तो होगी। इसमें एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, न्यूनतम कोटा बराबर कुल पड़े वैध मत, न्यूनतम कोटा बराबर कुल पड़े वैध मत बटे 2 + 1। 2 मतलब नीचे आएगा और फिर उधर +1, बाद में 1 जोड़ना पड़ता है उसमें। कुल पड़े वैध मत बटे 2, ये निकाल दिया हमने, बॉड मास थ्योरी लगाई और +1। बॉड मास समझते हो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो पहले आपने कुल पड़े वैध मत बटे 2, अब कुल पड़े वैध मत बटे 2 निकाल दिया, +1 करना है आपने। तो भाई ये कोटा वाला क्वेश्चन आएगा कि कुल वैध राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों के आधे से कम, आधे से, कुल वैध मतों के आधे से कम 1 मत अधिक, यानी 50% +1, 50% +1 प्राप्त करता है। इसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके अब बाद में ये एग्जाम्पल दे रहा है कि ABCD 4 खड़े हो रखे हैं, एक को 2500, एक को, ये आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, किताब में समझा रखा उसने। ठीक है, तो मैंने कहा आपके काम का इतना ही है, न्यूनतम कोटा क्या होता है राष्ट्रपति के लिए। आपने एक तो फॉर्मूला याद करना है, दूसरा ये लाइन लिखनी है कि राष्ट्रपति उसी को चुना जाएगा जो कुल वैध मतों के आधे से कम 1 मत अधिक, यानी 50% +1 मत प्राप्त करता है, उसे राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक। तो अब उसके बाद मैं राष्ट्रपति की पदावधि पे जा रहा हूं, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊं।